My name is Ashok Masih and today my topic is constructor in Java। आइए फ्रेंड्स देखते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारा जावा के अंदर। तो हम आज जो टॉपिक इस कंस्ट्रक्टर के टॉपिक में कवर करेंगे वो पॉइंट्स है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, रिक्वायरमेंट ऑफ कंस्ट्रक्टर, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। और टाइप्स में भी अगर हम देखें तो हमने 3 टाइप्स को कवर किया है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। हाँ, जहां तक हम कॉपी कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं तो ओवरव्यू में अगर हम देखें तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के भी 3 फॉर्म्स की बात की जाती है। तो ओरिजिनली एक ही कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन जो उसके 3 फॉर्म्स क्रिएटेड होते हैं तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हो, असाइन कर सकते हो, और मेथड के थ्रू भी। तो हम उसी समय बताएंगे आपको जब कंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरह से आप लोग यूज करते हो या फिर क्लोन के थ्रू आप कैसे यूज करते हो। इसी के साथ में शॉर्ट में ही भी हम ये भी डिस्कस करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कंस्ट्रक्टर। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो हमने पहले से मेंशन किया है स्पेशल मेंबर। स्पेशल जो आपका कीवर्ड यूज किया गया है, मेंबर मेथड ऑफ अ स्पेशल टाइप। इन्होंने कहा है कि ये कुछ और नहीं होता है, मेंबर ही मेथड होता है, लेकिन इसका एक टाइप अलग से इसको ट्रीट किया जाता है। यानी कि हम पहले से कहा कि फंक्शन या मेथड को आप पहले जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जो बात की जा रही है, ये कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का होता है। यानी कि इसमें जो क्लास का नाम होता है सेम कंस्ट्रक्टर का भी नाम वही होता है, इसीलिए इसको स्पेशल टाइप कहा गया है। दूसरी चीज, इसका एकदम पर्पस जो है इसको क्रिएट करने का एकदम अलग होता है। तो जैसे कि हमने थर्ड पॉइंट में मेंशन किया जा रहा है, इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या है, आप डेटा मेंबर जो है ऑब्जेक्ट की उनको आप इनिशियलाइज करने के लिए बनाते हो। जब भी कब क्रिएट होता है, न्यू कीवर्ड की हेल्प से जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये हमारा कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे, यानी कि आपने वेरिएबल्स की बात की जा रही है, जो भी आपने वेरिएबल्स डिफाइन कर रखे हो अपने क्लास के अंदर, वो सारे वैल्यूज को इनिशियलाइज कर देगा। द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज द सेम एज द क्लास नेम। ऑलरेडी कर दिया, शायद गलती से रिपीट हो गया है। कंस्ट्रक्टर हैज नो रिटर्न टाइप इवन वॉइड। ध्यान यहाँ पे देने की बात है, कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, इवन वॉइड तक भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। यानी कि इंटीजर, फ्लोट, डबल कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तक कि आप वॉइड भी डिफाइन नहीं करोगे। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है बाय डिफॉल्ट। अभी हम लोग प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिंटैक्स ही ऐसा बनाया गया, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल ही हो जाएगा। हाँ, जावा में एक चीज और है, अगर आपने अपने क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया या आपको रिक्वायरमेंट नहीं थी कंस्ट्रक्टर की, तब भी जेवीएम कह लीजिए या फिर जावा कंपाइलर बोल लीजिए, सॉरी, तो ये जो है ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं। अब इनमें क्या होता है कि जब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू के बेस पे, जैसे कि इंटीजर तो 0 से ही इनिशियलाइज हो जाएगा, तो इस तरह से जितने भी डेटा टाइप होते हैं उनकी वैल्यू के बेस पे वो इनिशियलाइज कर दिए जाते हैं। इनका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी मैं आपको क्रिएट करके उसकी वैल्यू को भी डिस्प्ले करा के दिखाऊंगा कि ये जो हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं तो ये कैसे आप वर्क करते हैं। ओरिजिनली आप कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाओगे, आपकी क्लास कोई कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट बिहाइंड करता है जो जावा हमें प्रोवाइड करा रहा होता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज है, ज्यादातर कई लोगों को शायद इंफॉर्मेशन ना हो तो ध्यान रखिएगा। A constructor cannot be defined static, final, synchronize और abstract। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्टर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है और इनके डेटा को आपको ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट, इस तरह के कीवर्ड्स आप उसके साथ नहीं लगाते हैं और ना ही यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन हैव एक्सेस मॉडिफायर टू कंट्रोल द एक्सेस। हाँ, यहाँ पे ये जरूर कहा गया एक्सेस मॉडिफायर। देखिए कंफ्यूज मत होइए, एक्सेस मॉडिफायर क्लियर कट है। एक्सेस मॉडिफायर कोई और नहीं होता, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। आप ये डिफाइन कर सकते हो आपका कंस्ट्रक्टर किस तरह का बनाना है, पब्लिक यूज करना है, प्राइवेट यूज करना है, जिस तरह का भी आप चाहते हो मॉडिफायर उसको आप अप्लाई करते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं बनाए गए हैं। चलिए
आगे एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर पे और देखते हैं। हाँ, रिक्वायरमेंट, स्पेशली रूप से मैंने रिक्वायरमेंट कहीं जगह ध्यान से देखी तो पहले ही बोल दिया एक बार, लेकिन फिर से यहाँ पे रिपीट करते हैं क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगा कि रिक्वायरमेंट क्या होती है या फिर आपको नीड क्या होती है, कंस्ट्रक्टर को हम क्रिएट ही क्यों करते हैं। तो अगर इन सारे का आंसर्स आपको चाहिए तो फिर यहाँ पे एक बेसिक आइडिया प्रोवाइड किया है, इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। क्लास के क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके जो डेटा मेंबर्स होते हैं आप उनके सारे को इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हो कंस्ट्रक्टर का, और ज्यादा कोई होता नहीं। कंस्ट्रक्टर का नाम से ही क्लियर होता है, आप कंस्ट्रक्शंस कर रहे होते हैं। जो भी आपने क्लास बनाया है उसके वेरिएबल्स हो गए, जितने भी मेथड्स हो गए, उनकी फंक्शनलिटी परफॉर्म करना है तो उनको भी लिए आपको क्या चाहिए, वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज होगी तभी तो उसके आप मेथड के अंदर आप वैल्यू परफॉर्म करोगे, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराओगे। इसके लिए आपको कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही आपने अपना प्रोग्राम को रन करा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है कि वैल्यूज को जो डिफॉल्ट है आप चाहते हो पहले से देना, उनको इनिशियलाइज कर देता है आपके वेरिएबल्स के अंदर। बेसिक सेंटेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला आपका है एग्जाम्पल क्लास सी टेस्ट यहाँ पे लिया गया है एग्जाम्पल। तो जो क्लास का नाम होगा सेम नाम का यहाँ पे भी होगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पे क्लास का नाम में C_T रख रहे हो तो ये वाला कंस्ट्रक्टर भी आपको C_T रहेगा। बाद में आपको ब्रैकेट लगाना है, ये ध्यान रखिएगा कि बाद में आपको ब्रैकेट लगाना है तो उन ब्रैकेट्स लगाएंगे। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ध्यान रखिएगा, सेम क्लास का जो नाम है वही हमारा कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। ये वाला आ गया हमारा क्लास का नाम और सेम हमने रखा है कंस्ट्रक्टर का नाम। कर्ली ब्रैकेट ओपन किए गए हैं और कर्ली ब्रैकेट ही हमने क्लोज किए हैं। ठीक है, तो सेम हमारा जो क्लास का नाम होगा वही कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। एक चीज और ध्यान रखिए, रिटर्न टाइप यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया है हमने। हाँ, मॉडिफायर्स आप डिफाइन कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। पब्लिक प्राइवेट आपको जो भी लिखना है आप वो लिख सकते हो, पब्लिक है या फिर प्राइवेट है, जो इस तरह का आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है वो आप डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर बना के अपने के लिए। ठीक है, हम लोग को ही एक कंस्ट्रक्टर बना के रन करा के, क्या हम कंस्ट्रक्टर रन करेगा नॉर्मली हमारा। तो यहाँ पे हमने क्लास का नाम जो अभी नीचे दिखा था उसका से ले लिया है कि क्लास का नाम हमारा C_Test लिया गया है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर का क्या नाम होगा, आप चाहे लिख लो या टाइप कर लो। ध्यान रखिएगा इस हमारा जावा केस सेंसिटिव होती है तो फिर हम उसके अंदर कंटेंट भी केस सेंसिटिव होंगे। तो हर कंडीशन पे स्मॉल सी और कैपिटल सी दो डिफरेंट चीजें हैं। तो आपने अगर गलती से भी यहाँ पे सी को स्मॉल में ले लिया है तो फिर रन नहीं करेगा प्रोग्राम आपका। इस तरह से हमने एक मेथड ले लिया। हाँ, ध्यान रखिएगा आप अगर बाई चांस जैसे मेरे कीबोर्ड की वजह से स्पेलिंग कभी डिफर हो जाती है तो मुझे बाद में देख के अपडेट करना पड़ता है। इस तरह का इश्यूज आएगा तो उसको हमें हमारा क्या कहते हैं स्पेलिंग की ग्रामर की इश्यूज आएंगे तो वो अलग की मेथड आता है। यहाँ पे हमने एक क्लास टेस्ट 11 नाम से ले रहे हैं क्योंकि मैंने एक और भी शायद बने हो तो हो सकता है टेस्ट ना हो, या फिर आप कुछ इस तरह से कर सकते हो। T1 के नाम से ले लिया जिसको हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और जिसमें से हम कॉलिंग कर रहे हैं हम दिखाने की कोशिश करेंगे। सब कुछ हमने सेपरेट लेंगे। अब
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमने डिक्लेयर कर लिया है। इसके अंदर हम अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कोई और हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती सिवाय इसके कि जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर है इसको हम एक बार इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए शायद आप लोग को पता होगा जो क्लास का नाम है वो आप डिफाइन करोगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू यानी कि वेरिएबल नेम दोगे और उसके बाद आपका जो भी कंस्ट्रक्टर था आप उसको डिफाइन कर दोगे। क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर एटली है डायरेक्टली तो फिर हमें कोई और इश्यूज नहीं आएगा, डायरेक्टली हम इसको सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस, क्योंकि सेव करोगे तभी आपका फाइल सेव होगी। .java एक्सटेंशन से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने दूसरे क्लास का नाम जिसमें मेन है वो क्या डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे हमने t1.java नाम से आप सेव कर लोगे। हम बात जरूर ध्यान रखिएगा जहाँ पे आप सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं तो विजिबिलिटी आपको बढ़िया से आ जाएगी। जावा सी t1.java let's see what we have done normally. देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने क्या गलती की है, यहाँ पे सी जो हमारा है कैपिटल में हो गया है। तो हमारा पहले ही बोला जावा केस सेंसिटिव है, इसको स्मॉल में करके एरर कहाँ पे दिखा रहा है इससे मतलब नहीं है। आप ध्यान से ये भी देखोगे किस चीज़ की हो सकती है। सेव कर लेते हैं, वापस हम जाएंगे और हम इस कंटेंट को दोबारा से रन कराएंगे दोबारा से रन कराएंगे तो अब एक बार देखते हैं क्या सॉल्व हो गया है चीज़। ये देखिए माई फर्स्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं तो मैं क्लियर कराता हूँ। जब हमने कंपाइल कर लिया है तो क्लियर कट उसमें मेंशन किया माई फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो और कुछ नहीं किया गया, सिर्फ इतना उसमें हमने काम किया है कि हमारे पास जो भी कंटेंट था उसमें हमने एक छोटा सा अपने क्लास के अंदर एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर बना लिया था, उसको हमने कॉल कर लिया सिंपली। जैसे ही हमने कॉल किया है, कॉल करने का मेथड कुछ और नहीं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। तो यदि आप जो देख रहे थे यहाँ कंटेंट पीपीटी पे हम वापस जाते हैं तो फिर हमारा पीपीटी के अंदर वापस जाने पे यहाँ पे देखिए जो पीपीटी में जाते हैं तो इसमें कुछ और नहीं, इनिशियलाइज करने का कॉन्सेप्ट था। तो हमने क्या किया, अभी इनिशियलाइज ना करके सिर्फ कंस्ट्रक्टर बना के इसमें एक मेथड दे दिया कि हम वैल्यूज को कॉल कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर कुछ और नहीं होता, जो क्लास का नाम होता है सेम ही होता है। चलिए नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट किया गया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता क्या है इसकी बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हैज नो पैरामीटर, यहाँ पे कोई भी पैरामीटर बात नहीं किया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को समझना पड़ेगा कि ये जो हम ज्यादातर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं ये सिस्टम जनरेटेड कंस्ट्रक्टर है जो डिफॉल्ट की तरह से बताया जा रहा है। इफ the constructor is not defined within the class definition, then JVM will automatically create a default constructor. आप कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो JVM क्रिएट कर देगा या कंपाइलर उसको क्रिएट कर देगा। and initialize the data member with default value 0 depending on its data type. जो आपका डेटा टाइप होगा उसके बेस पे वो वैल्यूज डिफाइन कर देगा। Therefore data member contains default value 0, यानी कि हमारे पास 0 वैल्यू होगी। और इसका एक डिसएडवांटेज क्या होता है कि हमेशा ज्यादातर सारी चीजों में हमारी सेम वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे आइए तो देखते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू 0 रहने का क्या मतलब होता है कि हमने एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, हमारा क्लास है लेकिन उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है और उसके बेस पे हमने कॉल कर लिया है। तो वापस हम अपने प्रोग्राम के बेस पे जाएंगे और ये चेक करेंगे कि हम कोई इस तरह का कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं जिसमें कंस्ट्रक्टर ना हो। तो किसी को ही हम एक काम करते हैं, कंस्ट्रक्टर को कन्वर्ट कर लेते हैं अपने मेथड में। तो यानी कि मेथड होगा तो फिर जरूर उसका कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगा और F1
फंक्शन 1 क्रिएट कर लिया हमने, और फंक्शन 1 क्रिएट किया है तो हम इसको कॉल भी करेंगे, यानी कि obj डॉट फंक्शन 1 यानी कि f1। इतना तो हमारा हो गया कि हमने मेथड को कॉल कर लिया। अब जो हमने बात की थी कि हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो सिस्टम प्रोवाइड करा रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि उसके पास कोई ऐसा कंटेंट वेरिएबल एग्जिस्ट करता है जो उसको वैल्यूज डिफाइन नहीं की गई। अगर वो वैल्यूज डिफाइन नहीं गई है तो फिर हम उसका यूज कैसे करेंगे? तो अगर यहाँ पे आप देखो क्लियर कट हमने क्या किया है कि कंस्ट्रक्टर की यहाँ फंक्शन बना लिया, कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। इस फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल से पहले डेटा मेंबर यानी कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, और उसको हमने साथ ही यहाँ पे प्रिंट भी करा लिया है। तो सेव करके रन कराते हैं। सेव कर लिया। थोड़ा हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, क्षमा चाहेंगे उसके लिए। ये देखिए यहाँ पे माई कंस्ट्रक्टर, अगर विजिबिलिटी कम है तो मैं जूम कर देता हूँ। माई फर्स्ट कंस्ट्रक्टर वैल्यू 0, कुछ ज्यादा ही जूम हो गया। कितना क्लियर होगा? माई फर्स्ट कंस्ट्रक्टर वैल्यू 0, यानी कि अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, फिर भी उसने वैल्यूज हमारे एक वेरिएबल्स के अंदर 0 प्रोवाइड कर दी गई है। तो इस तरह का अगर कोई कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है तो इसका मतलब क्या है? ये है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो बाय डिफॉल्ट 0 होंगी। नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, सेकंड वाला फॉर्म क्या आता है? नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, यानी कि आप ऐसा कंस्ट्रक्टर जो जेवीएम हमारा प्रोवाइड करता है उसी तरह का कुछ हम भी काम करना चाहते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि कंस्ट्रक्टर जो जेवीएम ना प्रोवाइड करके आप प्रोवाइड करते हो, इसमें आप खुद से अपनी वैल्यूज डिफॉल्ट की तरह से प्रोवाइड कर सकते हो। यानी कि अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो फिर नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में आप काम कुछ इस तरह का कर रहे होते हैं कि हम कंस्ट्रक्टर तो क्रिएट करते हैं यहाँ पे अपना, यानी कि जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर बना था हम उसको दोबारा से क्रिएट करके कोशिश करते हैं। हाँ, अब जो डिफरेंस समझने की है कि हमने अपना कंस्ट्रक्टर फिर से क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही अगर हमें कुछ लगता है कि कोई डिफॉल्ट वैल्यू हम देना चाहते हैं अपने डेटा मेंबर्स को, तो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। जैसे ही आप इसको असाइन करके सेव कर लोगे और फिर से रन कराओगे प्रोग्राम्स को, तो हमारे पास ये डिफॉल्ट नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया है अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, लेकिन हमारा जो वैल्यूज हैं वो जो हमने असाइन कर दिए डेटा मेंबर्स को वो असाइन कर दी जाएंगी, और हमारा आउटपुट जो हमारी नई वैल्यू असाइन की गई है वो विजिबिलिटी के साथ आएगा। यहाँ पे अगर आपको देखते हैं, ये देखिए माई फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, और वैल्यूज क्या है? माई फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज हमने प्रोवाइड कर दी है 6। ये जो 6 वैल्यू आई है, ये जो अभी अभी हमने चेंज की थी वैल्यूज इसके अंदर, उनकी बात की जा रही है। यानी कि हमने जो अपनी वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर दी थी 6, यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और हमारे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में कुछ इस तरह का डिफरेंस है कि हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमारा प्रोवाइड करता है जेवीएम, वो हम नल वैल्यू या फिर 0 वैल्यू पे या फिर डेटा टाइप जिस तरह का होता है उस तरह की वैल्यूज प्रोवाइड की जा रहा होता है, और इसमें आप अपनी डिफॉल्ट वैल्यूज भी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट आप पास नहीं कर रहे होते हैं। ज्यादातर इन कंस्ट्रक्टर को जो हमारा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर होता है उसको ही हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी समटाइम्स बोलते हैं, या फिर हम ट्रीट किया जा रहा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर दोनों में होता नहीं है, इसलिए ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट एक और हमारा जो टाइप्स होता है उसको भी विजिट कर लेते हैं। ये प्रोग्राम जो यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हो, सेम चीज को मैंने वहां पे भी आपको समझाने की कोशिश की है, सेम चीज है, तो इसको मैं नेक्स्ट ये देता हूँ क्योंकि हमने प्रैक्टिकली इस चीज को देख लिया है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अब हम देखते हैं कि हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मीनिंग होती है
कि एक जो कंस्ट्रक्टर के सामने हम पैरामीटर पास करते हैं उसके अंदर n नंबर ऑफ जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, यानी कि वैल्यूज उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कॉल किया जाता है, जिसमें बहुत अच्छी चीज है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट वैल्यूज टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। एक ही क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट आप बनाते हो, हर ऑब्जेक्ट में डिफरेंट वैल्यूज आप पास कर सकते हो। यानी कि आप चाहते हो कि एक क्लास की n नंबर आपने कॉपीज बनाई है जिसकी मेमोरी में एलोकेट किया गया है और उन सबके पास सेपरेट अपनी यूनिक वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर यूनिक वैल्यूज एग्जिस्ट करती तो आप कुछ इस तरह का काम कर रहे होंगे। चलिए फिर इसको भी हम करके देख लेते हैं फटाफट। यानी कि हमने कुछ अपने वाले में प्रोग्राम में मॉडिफिकेशंस करते हैं और कुछ ये प्रोग्राम बना लेते हैं। सेव कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने क्या किया है। कंस्ट्रक्टर हमारा यहाँ पे क्लास का नाम है con_test। दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक है इंटीजर टाइप का, दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का है। जो दो वेरिएबल्स थे सेम हमने कंस्ट्रक्टर उसके लिए एक डिफाइन कर लिया यहाँ पे, यानी कि इंटीजर x और स्ट्रिंग y, क्योंकि पैरामीटर यही हमारे कहलाते हैं। जो भी हम अपने कंस्ट्रक्टर या मेथड के इन पैरेंथेसिस के अंदर जितनी भी इंटीजर, फ्लोट, डबल करके वैल्यूज इस तरह से प्रोवाइड यानी कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, ये सारे पैरामीटर्स कहलाते हैं हमारे पास, या फिर आर्ग्यूमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो आप डिफाइन कर रहे हो इनको आप वैल्यूज असाइन भी कर सकते हो। तो ये कहाँ से असाइन करेंगे, जैसे ही हम अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, यानी कि जब आप लिखोगे क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करोगे और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज, यानी कि पहली वैल्यूज दी है और ये वाली हमारी सेकंड है, क्योंकि स्ट्रिंग होने की वजह से डबल कोट्स में मेंशन की गई है। जैसे ये लाइन कॉल होगी ऑटोमेटिकली ये दोनों वैल्यूज यहाँ से आने के बाद सीधे ऐसे करके मूव करके आएंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर दी जाएंगी। x वाली वैल्यूज यानी कि 1 वाली वैल्यूज x में चली जाएगी और जो भी स्ट्रिंग हमने मेंशन किया है वो चला जाएगा हमारा y के अंदर। और y से हमने उसके बाद क्या किया है, हमारा a और नेम वाले वेरिएबल्स में दोनों वैल्यूज को असाइन कर दिया है। असाइन करने के बाद हमने एक छोटी सी लाइन कंस्ट्रक्टर में भी यूज कर ली है, यानी कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये राइट डाउन यानी कि मेंशन होके आएगा हमारे स्क्रीन के ऊपर। इसके बाद हमने फंक्शन नाम का एक फंक्शन बना लिया। अभी आपने देखे थे फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो फंक्शंस क्रिएट करने के बाद क्या किया गया है, ए को भी डिस्प्ले कर दिया गया है और नेम को भी डिस्प्ले कर दिया गया है। यहाँ पे साथ ही साथ अगर आप देख लो तो डबल कोट में एस्ट्रिक दे दिया, ताकि एक अलग से थोड़ा सा एस्ट्रिक की फंक्शन थोड़ा सा दिखने में लुक वाइज अच्छा लगे, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसमें एस्ट्रिक से मीनिंग। आप एस्ट्रिक का कोई अलग से मीनिंग नहीं है। यहाँ पे देखते हैं दो बार कॉल किया गया है सेम फंक्शन को डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे C_obj, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लगा तो मैं हटा के ऑब्जेक्ट obj कर देता हूँ और यहाँ पे भी फिर आपका हट जाएगा ऑब्जेक्ट obj आ जाएगा। obj के थ्रू आपने कॉल कर लिया है और यहाँ से भी फिर obj2 आ जाएगा और obj2। इसको सेव किया गया और रन करा देते हैं तो हमारा आउटपुट कुछ सेम इसी तरह से आ रहा है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर 1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्योंकि दोबारा हमारा कॉल हुआ है कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब फिर से कॉल हुआ है कंस्ट्रक्टर 2 और सेकंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जितने आपने यहाँ पे जो पैरामीटर पास किया था दोनों की एक सेपरेट कॉपी बनी है कंस्ट्रक्टर की और उसके बाद इनको यूज किया जा रहा है। यानी कि आउटपुट आपके नीड के अकॉर्डिंग आ रहा है। हर कंस्ट्रक्टर या फिर हर ऑब्जेक्ट की सेपरेट वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं और कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उनकी वैल्यूज उसके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज भी किया जा रहा है और सब यूनिक वैल्यूज हैं जो आप देना चाहो। हाँ, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है
हो सकता है आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट की भी सेम वैल्यू रखना चाहिए, तो इसमें कोई इसमें मना नहीं किया गया कि सेम वैल्यूज नहीं आप रख सकते हो। हाँ, बस इतना ध्यान रखना है जिस सीक्वेंस में आपने वैल्यू दिए, यानी कि पहला इंटीजर दूसरा स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे भी आप पैरामीटर के अंदर सेम वैसे ही कॉल करोगे। पहला हमने क्या दिया है, इंटीजर दिया है और दूसरा स्ट्रिंग दिया। अगर आप इसको छोड़ के कुछ और काम करना चाहोगे तो फिर इश्यूज, यानी कि कहीं ना कहीं वो कहेगा कि आपने जो कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। चलिए एक छोटा सा और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का। पीछे प्रीवियस वाले चीजें आप क्लियर हो गई हैं, तो फिर हम आगे देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर से अगर हम नाम ही इससे सुने तो फिर हमारे क्या हो रहा है, एक कंस्ट्रक्टर बना है जिसकी हम कॉपी करें। लेकिन ध्यान से यहाँ पे फिर से रीड कर लेते कुछ कंस्ट्रक्टर। जावा डज नॉट प्रोवाइड एनी कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये तो हमें माइंड में दिमाग में रखना है, जावा कोई चीज ऐसी नहीं प्रोवाइड करता कि कॉपी कंस्ट्रक्टर की ताकि कोई टाइप प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन क्या इसका एक और फॉर्म होता है, वी कैन कॉपी द वैल्यू फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हम वैल्यूज कॉपी की जा सकती हैं, इसके लिए बाउंडेशंस नहीं किया गया है। दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर हैज अ पैरामीटर एज एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में पैरामीटर रखता है इस तरह का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं इसी के बेस पे एक हमारा छोटा सा और प्रोग्राम। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, मैंने ऑलरेडी आपसे बोला था कि कुछ चीजें इसमें और भी बनी हुई हैं, तो इसी को ही हम कंसीडर कर लेते हैं प्रोग्राम को। चलिए आइए हम इसी सेम प्रोग्राम को फिर से अपने पास रिपीट करके यूज करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी, देखिए यहाँ पे हमने क्लास कॉन अंडरस्कोर टेस्ट नाम का हमने क्लास ले लिया है। दो वेरिएबल्स अभी आपने देखे सेम वैसे ही है। इसमें हमने कॉन में भी सेम उतना ही है जो हमारा पैरामीटर आपने देखा था। अभी हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया था उसमें दो पैरामीटर, तो सेम वैसे ही, इसमें कोई डिफरेंस नहीं किया गया है ना। यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर की बात की गई है, एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया गया है। एक और कंस्ट्रक्टर है जो पूरे के पूरे पैरामीटर जो पास किया जाए एज ए ऑब्जेक्ट की तरह से, यानी कि इस पूरे कंस्ट्रक्टर की कैपेसिटी है कि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिसीव कर सकता है, ना कि केवल सिंगल पैरामीटर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है तो उसमें लिखा गया अंदर हमने मेंशन क्या करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज आएंगी उनको हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर लेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट ए, यानी कि पहले से हमारे पास ए अभी आपने देखा कि ऑलरेडी डिफाइंड है, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी में क्लास का मेंबर है, और उसकी वैल्यूज हमने दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट में यानी कि ओबी में स्टोर कर लेंगे, जो हम पर नीचे से सेंड की जा रही होगी। यानी कि हम बात कर रहे हैं कोई भी हमने एक बना लिया है ऑब्जेक्ट, तो इसके पास वन और ये फर्स्ट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ पे हमने दूसरे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही पास कर दिया है। यहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट आएगा दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में, तो जैसे ही दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में आएगा तो वो इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा होगा। तो जैसे ही वो इस वाले को कॉल करेगा, इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज, यानी कि a इज इक्वल टू ओबी डॉट ए, ये दिख रही होगी, a इज इक्वल टू ओबी डॉट ए वैल्यू असाइन हुई, यानी कि जो आपने पहला वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था सेम उसकी वैल्यू यहाँ पे भी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में भी एग्जिस्ट कर जाएगी। और सेम इसी तरह से यहाँ पे नेम वाली वैल्यूज भी एग्जिस्ट करा ली जाएगी। अगर जब दोनों वैल्यूज एग्जिस्ट कर जाएंगी तो फिर हम अगर इसको कॉल करेंगे तो इसके बेस पे आंसर्स हमारे आ रहे होंगे। तो इसको रन कराने की पहले सेव करते हैं, फिर रन करा के देखते हैं। चलिए छोटी सी एरर आ गई, अच्छी बात है, चेक करते हैं इसमें क्या हुई है। ये देखिए दोस्तों, शायद ये सेमीकोलन रह गया है, सेमीकोलन अप्लाई कर देते हैं, सेव करते हैं, ये वापस जाते हैं और अपने हम जावा की इसको रन कराते हैं। सेमीकोलन की वजह देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बाय मिस्टेक अगर छूट जाएंगी तो वो आपका इशू क्रिएट करती ही रहेंगी। हाँ, यहाँ पे पैरामीटराइज वाला हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है।
ये देखिए, तो हमने क्या किया है, इसमें हमारे पास वैल्यूज प्रिंट कराई है, मतलब दोनों वैल्यूज आती है, दोनों वैल्यूज सेम आने का रीज़न ही यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमारे पास पहले वाले में जो वैल्यूज थी, जो पहले वाले में वैल्यूज एग्जिस्ट करती थी, कॉपी की होने की वजह से सेम वैल्यूज यहाँ पे भी एग्जिस्ट कर रही हैं। अब यहाँ पे हमने कॉपी किया है कंस्ट्रक्टर को, और जिसकी वजह से फन1 जो हमने कॉल किया अपना मेथड, उसके अंदर भी पहले वाले कंस्ट्रक्टर की ही वैल्यूज इंसर्ट हुई हैं, स्टोर की जा रही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो भी वैल्यूज हमारे फर्स्ट वाली आई उसने यहाँ पे स्टोर किया, यानी कि 1 आएगा तो 1 भी ए में आया है, इस वाले 1 की वैल्यूज इसमें एग्जिस्ट की गई है, और नेम भी वैल्यूज एग्जिस्ट लाई, तो दोनों ही चीजें इसके अंदर सेव हो रही हैं। और जब हम इन दोनों को प्रिंट करा रहे हैं तो सेम चीजें हमारी, जो दोनों ही हमारी इस फंक्शन की वजह से बार बार कॉल होने की वजह से प्रिंट हो रही हैं, दोनों ही प्रिंट हो रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारा कंप्लीट ये हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपने जो इसका आउटपुट भी देखा तो दोनों ही, क्योंकि कॉपी होने की वजह से दोनों कंटेंट सेम आए हैं यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। चलिए इसी में एक और चीज देखते हैं, इसी पैटर्न को हम एक और तरह से दूसरी पैटर्न पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वर्क परफॉर्म करा सकते हैं। वो क्या है यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देते हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या किया है, एक और कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया है C_obj3। यहाँ पे तीसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएटेड हुआ है। अब हमने क्या किया है, C_3 के डॉट a इज इक्वल टू, अब हमारे पास एक और ऑप्शन था कि जो हमारा सेकंड वाला हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसके पास भी सेम वही वैल्यू है जो फर्स्ट वाले का, तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट। उसमें से हमने सेकंड वाले को लिया डॉट a। आप डायरेक्टली भी इनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से। तो यहाँ पे दोनों ही बार हमने क्या है, ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया है और उसके बाद कॉल कर दिया है। जैसे ही हम इसको कॉल करेंगे तो यानी कि सेव कर लेते हैं, पहले सेव करके जैसे ही आप इसको रन कराओगे तो सेम चीज रिफ्लेक्ट करेगी दोनों ही सारी जगहों पे। तो ये यानी कि हमारा पास तीनों के पास सेम आंसर होगा, यानी कि इसका भी आंसर कुछ इसी तरह से आना चाहिए कि 1 एस्ट्रिक और फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो 3 टाइम्स यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 3 टाइम्स सेम चीज आ गई है कि सेम चीज जो हमने 3 बार हमने क्रिएट किया, यानी कि एक तो ओरिजिनल है और 2 हमारी ऐसी हैं जो कॉपी होके आ रही हैं। ये हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर जो आपने डायरेक्टली देखा था, और यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉपी किया है जिसकी वजह से डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो दोनों ही तरह से यहाँ पे एग्जिस्ट होने लगा। तो आप हमने यहाँ पे भी देखा आपको कि 2 तरह का, एक कॉपी कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली बताया है और सेकंड वाला हमने ऑब्जेक्ट की हेल्प से बताया है। एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट बहुत इजीली होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग करना, यानी कि हम कहते हैं कि हमने डेटा की क्लोनिंग कर दी है। क्लोनिंग यानी कि इसके बाद सारा डेटा हमारा सेम हो जाएगा जिस चीज की हम क्लोनिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं con_test हमने जो क्लास है उसका एक और ऑब्जेक्ट बनाया obj4, यानी कि चौथा हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया है 4 नाम से, और उसमें हमने क्या डाल दिया है, C_obj पहले वाले ऑब्जेक्ट का सारा डेटा हमने उठा के डाल दिया है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ देखेंगे पूरे के पूरा ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग की है, ध्यान रखिएगा पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट की यहाँ पे क्लोनिंग हुई है। obj4 इज इक्वल टू C_4 जो आपका पहला वाला हमारा ऑब्जेक्ट था उठा के हमने रख दिया है इसके अंदर। इसके बाद हमने क्या किया है, जो obj4 अभी डिफाइन किया है डॉट a, उसमें हमने वैल्यूज डिफर कर दी है, और उसके बाद दोनों की हेल्प से, यानी कि obj को भी हमने प्रिंट कराया है, C_obj की हेल्प से भी वैल्यूज प्रिंट कराई है, और obj4_ फंक्शन के हेल्प से भी हमने वैल्यूज को प्रिंट कराया है यहाँ पे। तो दोनों की हेल्प से जब प्रिंट होगा तो यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है कि obj4 में C_obj यानी कि पहले वाले ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर हो रहा है। रेफरेंस स्टोर होने की वजह से जो हमारा आउटपुट आने वाला है उसमें डिफर होगा, जो अभी हम आउटपुट जनरेट कर रहे थे उनसे काफी कुछ डिफरेंस आ रहा होगा। बस ये ध्यान रख ले कि हम लोगों ने डेटा को सेव किया हो। उसमें रीजन है क्योंकि अगर हमारा डेटा क्लोनिंग आप बना रहे हो, क्लोनिंग का मतलब होता है कि उस डेटा की
जो भी आपने अभी अभी डेटा बनाया है वो डेटा क्लोन हुआ था, यानी कि दूसरे में यहाँ पे आगे सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं कि 200 यहाँ पे 11 3 बार आया, और उसके बाद जब हमने क्लोनिंग यूज की है तो क्लोनिंग यूज होने की वजह से यहाँ पे 1 को रिप्लेस करके 200 हो गया, और सेकेंड टाइम फिर से 200 हो गया। पहला वाला याद हो तो हम लोगों ने यहाँ पे दिख रहा हो fun_1 की हेल्प यूज किया है, यानी कि C_ ऑब्जेक्ट यानी कि पहले वाले ऑब्जेक्ट का यूज किया है तब भी 200 आया है, और फोर्थ वाले ऑब्जेक्ट का यूज किया है तब भी 200 आंसर्स में आया है। तो इसका बेसिक रीजन है क्योंकि हमारे पास जो कंटेंट अवेलेबल है उसमें हमने पहले वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस या फिर रेफरेंस आप कहोगे कि फोर्थ वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। रेफरेंस होने की वजह से हमने जो भी चेंजेस उसके अंदर स्टोर वेरिएबल्स में किए वो सारा कुछ चेंजेस आ गया किसमें, हमारे पहले वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, इसीलिए ये चेंजेस डिफर किया हो रहा है। तो यहाँ पे हम जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहाँ पे 3 फॉर्मेट में देखा है। जो ओरिजिनली ज्यादातर हम लोगों से पूछा जा रहा हो तो वो फर्स्ट वाला फॉर्मेट होता है जो हमने डायरेक्टली कॉपी कंस्ट्रक्टर की हेल्प से किया है, यानी कि डायरेक्टली आप जो वैल्यूज इसके यहाँ से प्रोवाइड करते हो इसको कॉपी कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। लेकिन 3 फॉर्म है, हमने तीनों आपको इसीलिए बता दिए। यहाँ पे क्लोनिंग, हाँ आगे जाके यहाँ पे इस क्लोनिंग का और भी बहुत सारा यूज किया गया है, उनको भी हम बाद में थोड़ा थोड़ा करके विजिट करा के जब मौका मिलेगा आपको हम उसको भी बता देंगे कि ये भी चीजें और क्लोनिंग में एग्जिस्ट करती हैं। आइए हम छोटा सा और देखते हैं, इसको वाइंड अप इसी के साथ करेंगे। हमारे पास मेथड क्या होता है उसके साथ साथ कंस्ट्रक्टर, यानी कि हम दोनों में डिफरेंस समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या आपको कंस्ट्रक्टर समझ में आया है तो वही आप इससे भी समझ सकते हो मेथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस क्या होता है। मेथड नेम शुड बी डिफरेंट एज अ क्लास नेम। ध्यान रखिए, अभी तक हमने जितने इसी क्लास में आपने देखा होगा कि जितने भी हमने अपने मेथड्स बनाए थे उनके नाम क्लासेस के नाम से डिफरेंस है। यहाँ पे con_टेस्ट है तो हमारे पास मेथड है fun1, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम एज इट इज सेम है जैसा था हमारे पास क्लास का नाम। कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है। मेथड का रिटर्न टाइप होता है, आपने देखा हो तो अभी भी मैंने रिटर्न टाइप उसको मेंशन किए थे कि हमारे पास रिटर्न टाइप एग्जिस्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे आपको मेथड दिख रहा है तो ये देखिए हमने void जो टाइप का मेथड लिया है इसका रिटर्न टाइप मेंशन किया कि void है, नल है, या फिर हम इंटीजर, फ्लोट, डबल कुछ भी मेंशन कर सकते थे जो हमें रिक्वायरमेंट होती तो। लेकिन कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव रिटर्न टाइप। ध्यान रखिएगा कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। यू कैन कॉल अ मेथड एट एनी टाइम। आप जो मेथड होता है किसी से भी समय भी कॉल सकते हो, किसी भी n नंबर ऑफ टाइम्स कॉल सकते हो, यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं होता। लेकिन कंस्ट्रक्टर जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे सिर्फ उसी समय होगा, इसके बाद आप कंस्ट्रक्टर का यूज नहीं करो। कंस्ट्रक्टर अलग अलग पैटर्न से फिर कॉल करने के बाद अलग मेथड है, लेकिन बेसिक जो है जब भाई आपका कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड होता है तभी क्रिएटेड होता है। यहाँ पे आप n नंबर ऑफ टाइम्स कॉल सकते हो, जब मन आता है तब भी आप कॉल कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं। इसमें टाइम की बाउंडेशन भी यहाँ पे नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक इम्प्लिसिटली और मेथड इज इन्वोक एक्सप्लिसिटली। यहाँ पे सॉरी चाहूंगा कि शायद यहाँ पे जो लाइन से इधर से उधर हो गई है उसको आप मेंशन कर लेना कि हमारे पास ये जो मेथड है वो एक्सप्लिसिटली इन्वोक होता है। तो यहाँ से हम कट करके इसको ठीक है, एक्सप्लिसिटली यानी कि अलग से आपको कॉल करना पड़ता है, इसलिए एक्सप्लिसिटली यहाँ पे मेंशन किया कि आप मेथड को आप इन्वोक करते हो एक्सप्लिसिटली और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, इसलिए इन्वोक इम्प्लिसिटली उसको अलग से आप लोग कॉल करना नहीं प्रोवाइड करना पड़ता है। प्रोवाइड अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आप क्या करते हो, यहाँ पे हमारे पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अवेलेबल होता है, लेकिन मेथड का कोई डिफॉल्ट फॉर्मेट नहीं दिया गया। यहाँ पे कोई भी मेथड डिफॉल्ट की तरह से JVM या फिर कंपाइलर हमें प्रोवाइड नहीं कर रहा होता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, इसके कंटेंट आपको समझ में आ रहे हो क्योंकि हमने प्रैक्टिकली करने की कोशिश की है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।